हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से बैंक का जो आजकल ये जो निजीकरण करने की बात कही गई है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझना कि आखिर मकसद क्या है यहाँ पर निजीकरण करने का, है ना। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझो। जितने भी बंदे हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले या फिर एसएससी या फिर बैंकिंग वाले, तो वो लोग खास कर ध्यान दें, है ना। तो आप इस रीजन को समझे पहले, राइट। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सबसे पहला बैंक जो आया था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, और वो आया था 1770 में, और जो कि बाद में जाकर के दिवालिया हो गया था, लिक्विडेटेड। और वो कब हुआ था? 1829 से लेकर के 32 के बीच में ये दिवालिया घोषित कर दिया गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया था, इस्टेब्लिश्ड इन 1786 बट फेल्ड इन 1791। ठीक है। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद आया था, और ये इसका जो स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1786 में हुआ था। ये डेट आप याद रखना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की, तो जो निजीकरण करने की जो बात करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो नीति आयोग में इसकी चर्चा की गई थी, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो निजीकरण करने की बात करी गई है, तो सबसे पहले वो कौन दो बैंक है जिसे एक तरह से निजीकरण करने की बात करी गई है। तो इसी साल उन दोनों बैंकों को एक तरह से निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन करने की बात करी गई है। तो ये जो बैंक है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन ओवरसीज बैंक है। ये दो नाम आप याद रखो। और भी दो बैंक है, वो न्यूज बाद में आया था, लेकिन सबसे पहला जो बात करी गई है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की, राइट। तो ये जो है रिकमेंडेड किया गया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नीति आयोग के द्वारा। और क्यों? ताकि इसका डिस इन्वेस्टमेंट हो। एक तरह से इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, लेकिन फिर से डिस इन्वेस्टमेंट इसका किया जा सके। द कमीशन एक तरह से देखा जाए तो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द नेम्स ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 1 इंश्योरेंस कंपनी। और इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात करी गई है। ये भी आप याद रखना, राइट। तो जैसा कि आप एक चीज जान लो कि बाद में फिर न्यूज आया कि 4 पब्लिक सेक्टर, ठीक है, 2 तो पहले से थे ही, अब बाद में एक तरह से न्यूज आया तो 2 और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने की बात करी गई। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से अपनी बयान में कहा कि हम 2 पब्लिक सेक्टर को भी और 2 पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। और इट इज बीइंग सेड दैट 2 ऑफ दिस बैंक्स विल बी प्राइवेटाइज्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो 2 पब्लिक सेक्टर जो सेंट्रल बैंक और एक नाम और बताया जो मैंने, वो दोनों को इसी साल के अंत तक कर दिया जाएगा, या मे बी नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग में। द रिमेनिंग 2 बैंक्स विल बी फर्दर प्राइवेटाइज्ड। अब देखो ये जो 2 बैंक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 2 नाम और याद रख लो आप, ठीक है। तो पिछले जो नाम मैंने लिया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, और उसके बाद जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो अब जब देखो एक तरह से आखिर इससे असर क्या पड़ेगा जितने भी बैंक कर्मचारी हैं। तो आखिर अदर्स लोग जो हैं, सपोज दैट कि अदर्स लोग तो बैंक्स में जॉब नहीं करते हैं, सभी लोग तो बैंक्स में जॉब नहीं करते हैं, सभी का अपना अपना सेक्टर होता है। तो कहने का मतलब जो बैंक के लोग हैं, जो बैंक के अधिकारी हैं, इन सभी सेक्टर्स में जो अभी मैंने 4 बैंकों का नाम लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक जो भी हो, तो कहने का मतलब उन पर असर क्या पड़ेगा। तो असर बहुत कुछ पड़ेगा। तो सबसे पहले उनको डर हो जाएगा, एक तरह से डर हो जाएगा नौकरी को खोने का, है ना। तो एक तरह से उन्हें डर रहेगा, उन्हें प्रेशर का भी डर रहेगा। जैसे कि आप सरकारी विभाग में देखते हो तो लोगों को उतना प्रेशर नहीं होता है ना। वो बैठे बैठे एक तरह से देखा जाए तो वो खा पी लेते हैं और पैसे वैसे भी तो कमा ही लेते हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सब लोगों को एक तरह से डर हो जाएगा और प्रेशराइजेशन का एक खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये भी अच्छी बात है कि वो लोग ढंग से काम भी करेंगे, राइट। और ढंग से काम करेंगे तो कंपनी या जो भी हो, बैंक का काम जो है वो रफ्तार से चलेगा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस आफ्टर प्राइवेटाइजेशन विद द सक्सेस ऑफ स्मॉल बैंक्स द प्रोसेस ऑफ सेलिंग बिग बैंक्स में ऑल्सो स्टार्ट इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी आप जान लो एक चीज कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर स्मॉल बैंक्स का अगर एक तरह से देखा जाए सक्सेस होता है, तो सक्सेस अगर स्मॉल बैंक्स का अगर होगा तो इसी के साथ अगर जो बेचने की बात है तो बड़ी बड़ी बैंकों को भी बाद में बेच करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। कहने का मतलब सरकार ये योजना बना रही है कि पहले हम छोटे बैंकों से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर एक ही बार वो लार्ज कैप
बैंक को अगर बेचती है ना, तो एक तरह से आप जान रहे हो कि एक तरह से मूवमेंट, एक तरह से पूरी तरह से मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। लोग यहाँ आंदोलन कर बैठेंगे कि ये जो निजीकरण करने की बात करी गई है तो ये सही नहीं है। तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि जो बैंक एक तरह से घाटे में चल रही है तो उसको, जो छोटे बैंक हो, ठीक है, स्मॉल कैप बैंक, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने शेयर में भी पढ़ा था, जो छोटे शेयर होते हैं, एक नॉर्मल शेयर होते हैं, मिड कैप शेयर और एक लार्ज कैप शेयर। तो कहने का मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि स्मॉल बैंक्स जो हैं, उसी तरह स्मॉल कैप जो बैंक्स हैं, सबसे पहले उन्हें वो सरकार बेचेंगी। आफ्टर दैट धीरे धीरे मिड कैप और जिसका मान लीजिए कि शेयर में सरकार ज़्यादा पैसा लगाती है, तो फिर उसके बाद उस टाइप्स को बैंक को बेचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक अगर देखा जाए तो एक तरह से राजनीतिक खतरा भी है, राइट। तो कहने का मतलब पब्लिक को तो एक तरह से नुकसान है ही, लेकिन यहाँ पर एक तरह से सरकार को भी तो डर है। वो जान रही है कि अगर हम निजीकरण कर देते हैं तो एक तरह से यहाँ पर मूवमेंट या आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो सरकार चाह रही है कि एक तरह से हम समझदारी से काम लें और दूसरी तरह से हम छोटे छोटे बैंकों को एक तरह से बेचना चालू करें और उसे एक तरह से प्राइवेटाइजेशन बना दें। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी आप जान लो कि टोटल अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंडिया में तो अभी 12 हैं, राइट। बियरिंग अ फ्यू बैंक द कंडीशन ऑफ मोस्ट बैंक्स इज बैड। अगर आप देखोगे तो बहुत इन 12 बैंकों में बहुत सारे बैंकों का हालत ऑलरेडी खराब है। हालत खराब का मतलब या फिर लोन का जोखिम हो सकता है, या फिर कर्ज, या फिर जितने भी कैपिटल हो, ठीक है, तो उसका एक तरह से बोझ रहा होगा। फॉर विच बिग अनाउंसमेंट आर मेड इन द बजट एवरी ईयर। तो जितने भी जब भी बजट आते हैं, बजट तो आप लोग जानते हैं कि फरवरी में आ ही जाते हैं हर साल, ठीक है। तो जब भी बजट आते हैं तो इसकी बात जरूर होती है। और जहाँ तक एक तरह से देखा जाए तो 20,000 करोड़ का एक तरह से रिकैपिटलाइजेशन की बात रखी गई थी इस साल, राइट। क्यों रिकैपिटलाइजेशन? स्टूडेंट पूछते हैं सर व्हाट इज रिकैपिटलाइजेशन, आप बताओ मेरे को रिकैपिटलाइजेशन आखिर होता क्या है, आप मेरे को अच्छा से समझाओ। तो आप देखो, समझो इस चीज़ को। रिकैपिटलाइजेशन का कहने का मतलब सबसे पहले कैपिटलाइजेशन होती है मतलब बैंकों में, ताकि वो बैंक का जो कारोबार है सही ढंग से चल सके। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी बैंकों का एक तरह से लिक्विडेशन होने का खतरा हो, या फिर बैंक ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ हो, तो वहाँ पर जो सरकारी बैंक है, मतलब सरकारी बैंक नहीं कह सकते आप, मतलब जो कुछ हिस्सा जो सरकारी है, सरकार का एक तरह से जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, तो वहाँ पर सरकार कोशिश करती है एक तरह से रिकैपिटलाइज करने का, जिससे कि लोन का खतरा या फिर जितना भी अदर खतरा जो है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है, एक तरह से स्टेबलाइज किया जा सके। तो अभी आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक तरह से इनिशियली सील द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्मॉल बैंक, जितने भी स्मॉल्स बैंक हैं उसको एक तरह से बंद करने का एक तरह से मुद्दा ऑलरेडी उठा लिए हैं। फ्रॉम दिस इट विल बी नोन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कम ड्यूरिंग प्राइवेटाइजेशन। तो आगे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो सबसे पहले वो छोटे बैंकों को लेकर के चल रहे हैं, राइट। तो अभी हम बात करेंगे कि आखिर रीजन क्या है प्राइवेटाइजेशन करने का। तो जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत रीजन पहले भी बता दिया, अब हम इस रीजन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सिंपल भाषा में आप समझो, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन करो, राइट, कमेंट में आप क्वेश्चन करो, मैं सारे का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ पर एट प्रेजेंट एज ऑफ दिसंबर 2020 द गवर्नमेंट हैज मोर देन 70% स्टेक इन एटलीस्ट 10 बैंक्स, राइट। तो दिसंबर 2020 में अगर एक तरह से देखा जाए तो 70% हिस्सा है ऑलरेडी 10 बैंकों में सरकार का। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 8 बैंक ऐसे हैं जो कि एक तरह से मोर देन 80% हिस्सा है, हिस्सेदारी है सरकार का, राइट। 8 बैंकों में 8 बैंक से मतलब अगर देखा जाए तो 8 बैंक में 80% से भी ज़्यादा हिस्सा है सरकार का। और 3 बैंक ऐसे हैं जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसमें 90% से भी ज़्यादा शेयर है किसका, सरकार का, मतलब हिस्सेदारी, राइट। तो सर आप मुझे ये बता दो कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक में आखिर अंतर क्या है, सबसे अच्छा आंसर बता दो आप मेरे को। तो आप ये आंसर सुन लो। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होता है जिसमें प्राइवेट जो स्टॉक होल्डर होते हैं उसका हिस्सेदारी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और गवर्नमेंट का हिस्सेदारी वहाँ पर हो सकता है लेकिन बहुत कम, रेयर, राइट। और पब्लिक सेक्टर बैंक में देखा जाए तो सरकार का जो हिस्सा होता है, हिस्सेदारी होता है, वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, राइट। तो यहाँ पर आप ये जान लो कि पब्लिक सेक्टर कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बैंक जो है सरकारी है, नहीं,
ये होता है कि पब्लिक सेक्टर में सरकार का हिस्सा ज़्यादा होता है। सरकारी बैंक सिर्फ एक ही है, आप ये बात याद रखना, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इवन यहाँ पर देखा जाए तो एसबीआई भी सरकारी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हाँ अगर बैंकों में अगर देखा जाए तो एक तरह से एसबीआई में सरकार का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जानकारों का कहना है द गवर्नमेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ दीज बैंक्स विच आर कंटिन्यूअसली रनिंग इन लॉसेस, राइट। तो सबसे पहले रीजन ये है कि सरकार आखिर इन बैंकों को इसलिए इन बैंकों से छुटकारा पाना चाह रही है या फिर इन बैंकों को इसलिए बेचना चाह रही है क्योंकि सरकार ऑलरेडी लॉस में जूझ रही है एक तरह से। क्योंकि जो जितने भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो बैंक को घाटा लगता है या फिर बैंक ऑलरेडी कर्ज में पहले से ही डूबे हुए रहते हैं, राइट, तो वहाँ पर जो वो डूबा हुआ या फिर जो घाटा लगा हुआ रहता है तो वहाँ पर जो मेंटेन करने का काम कौन करती है, वो गवर्नमेंट करती है। तो अब गवर्नमेंट मेंटेन कर करके तो उसके बाद तो गवर्नमेंट का भी एक तरह से लॉस हो जाता है, राइट। तो देखा जाए तो लाखों करोड़ रुपया जो है एक तरह से मेंटेनेंस में लग जाता है, रिकैपिटलाइजेशन में लग जाता है। तो यही रीजन है निजीकरण करने का। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रोवाइड कंटिन्यूअस हेल्प टू बैंक विच आर इन लॉस, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो एक तरह से लोन वेवर, जैसा कि मैंने बताया कि लोन का भी खतरा है, बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। और एक तरह से कंडीशन ऑफ बैंक डिटोरियोरेटेड, द गवर्नमेंट हैड टू पुट कैपिटल इन देम एंड बिल्ड देम अगेन। तो जितना भी कर्ज में बैंक डूबी हुई है या फिर अदर्स इशू में अगर डूबी हुई है, शेयर में डूबी हुई है, राइट, मतलब लॉसेस तो हर तरह से हो सकते हैं, शेयर में हो सकती है, लोन्स में हो सकती है। तो जितना भी लॉसेस है वो तो जो बिल्ड करने का काम करती है वो कौन करती है, वो गवर्नमेंट करती है। और ज़्यादा एक तरह से बिल्ड करने का काम अगर गवर्नमेंट करेगी तो एक तरह से गवर्नमेंट का भी नुकसान हो सकता है। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट जो है एक तरह से बैंकों को, कुछ बैंकों को निजीकरण कर रही है। और दूसरी बात, सभी को नहीं कर रही है, कुछ ही बैंकों को, राइट, क्योंकि वो जान रही है कि बहुत बैंक, कुछ जो मैंने अभी नाम दिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये ऑलरेडी एक तरह से मिड कैप बैंक है, ठीक है, स्मॉल बैंक है। तो ये ऑलरेडी शुरू से ही घाटे में चल रहे हैं। तो सरकार ये सोच रही है कि ऑलरेडी इतना घाटा में चल रही है तो मैं अपना पैसा इतना इन बैंकों में क्यों लगाऊं। अगर बार बार मैं अगर अपना पैसा इन बैंकों में लगाऊंगा तो हम लोग ऑलरेडी लॉस में चले जाएंगे। तो यही रीज़न है। लेकिन इससे जो अगर दिक्कतें आएंगी, किन्हें आएंगी, ये तो पब्लिक पे आएंगे, जो एम्प्लॉयर हैं। मेन दिक्कत तो उन्हें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सरकार का क्या है, वो तो अपना काम कर दी, ठीक है, बट यहाँ पर तो फेस एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। बट एक तरह से देखा जाए तो एक फ़ायदा और है कि एम्प्लॉयर जो है एक तरह से अपना काम जो है ईमानदारी से करेंगे। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण करने से यही फ़ायदा है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो अपना काम एक तरह से ऑनेस्टी या ईमानदारी से करेंगे। एक तरह से आप मेरिट ये कह सकते हो। तो जैसा कि हम देखें तो एक तरह से फॉरेन बैंक्स हो गए, चाहे जो भी एक तरह से देखा जाए तो डिपॉजिट, क्रेडिट, जितने भी ये लॉस में डूबे हुए हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट में, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो भी तो इन्वेस्ट करती है, जैसे फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। फॉरेक्स में आप लोगों को पढ़ाया था। तो अब जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी लॉस हो सकती है। एक तरह से देखा जाए तो बैड लोन्स में, राइट। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को कि गवर्नमेंट हैज इन्फ्यूज्ड 1.5 लाख करोड़ कैपिटल इन बैंक्स। एक तरह से देखा जाए तो कुछ ही इन 3 सालों में, राइट, इन 3 सालों में जो है गवर्नमेंट ने कैपिटल में कितना पैसा लगाया था, 1.5 लाख करोड़। ये चीज़ याद रख लो, मे भी आपका एग्जाम में पूछ दे। और मोर देन 1 लाख करोड़ अमाउंट हैज एल्सो भी गिवन थ्रू रिकैपिटलाइजेशन। तो कैपिटल में इतना लगाया, ठीक है। अब जो लॉस वॉस जो फेस करते हैं बैंक्स इन्वेस्टमेंट में या फिर अदर पर्पस में, तो यहाँ पर उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए 1 लाख करोड़ अलग से लगाया गया। तो आप सोच लो ये जो टोटल पैसा कितना हो गया, 2.5 लाख करोड़ हो गया। तो एक तरह से बहुत बड़ा अमाउंट है। तो नाउ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज क्लियर। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ लॉन्ग प्लान अंडर विच द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज बीन रिड्यूस्ड 28 to 12। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बहुत सालों पहले एक तरह से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक रहा करता था, जो कि अब घट करके 12 हो गया है। ये बात याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। सम वीक बैंक्स शुड बी मर्ज्ड विथ अदर बिग बैंक्स एंड रेस्ट शुड बी सोल्ड, राइट। तो कुछ जो कमज़ोर बैंक हैं, कमज़ोर बैंक कहने का मतलब जो अपना एक तरह से स्टेबिलिटी को बरकरार नहीं रख सकती है, ऑलरेडी कर्ज में डूबी हुई है, जिसको दिवालिया होने का खतरा है, तो उसको क्या कर दिया गया है, मतलब एक तरह से मर्ज कर दिया गया या फिर मर्ज करने की बात भी करी गई है बिग बैंक के साथ, ताकि वो अपना कारोबार
साथ में मिलकर कर सके। राइट, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि वाई भी रेडी, ये पहले का गवर्नर रह चुके थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उनका ये कहना था कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एक तरह से क्या था, पॉलिटिकल डिसीजन था। राइट, जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का, वो डिसीजन जो हुआ था वो राजनीतिक तौर पे किया गया था नेशनलाइजेशन। तो अगर प्राइवेटाइजेशन भी करें तो वो भी राजनीतिक तौर पे ही होगा। जब नेशनलाइजेशन हुआ है राजनीतिक तौर पर, तो प्राइवेटाइजेशन भी जो होगा, निजीकरण भी होगा, वो भी राजनीतिक तौर पे ही होगा। तो उनका तो यही कहना है। राइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।